नेपाल में हुआ तख्ता पलट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हंगर फॉर डिफेंस में। दोस्तों, मैं पिछले हफ्ते ही सोच रहा था कि नेपाल में चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम पर एक वीडियो बनाना। फिर मैंने सोचा कि पहले देखता हूं कि ऊंट किस करवट बैठता है, फिर आपको इसकी सारी डिटेल्स दूंगा। तो दोस्तों, नेपाल में तख्ता पलट हो गया है पिछले रविवार को और ओपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते पुष्पकमल दहल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुष्पकमल दहल की सरकार तो वहां अच्छी खासी चल रही थी पिछले लगभग 1.5 सालों से, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ। तो नेपाल में मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नेपाली कांग्रेस, जिसके लीडर हैं शेर बहादुर देउबा। दूसरी है सीपीएन यूएमएल, जिसके लीडर हैं केपी शर्मा ओली। तीसरी है सीपीएन माओइस्ट सेंटर, जिसके लीडर हैं पुष्पकमल दहल। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसके लीडर हैं रवि लामचंद। और इसके अलावा भी कई छोटी मोटी पार्टियां हैं। तो अभी जो पुष्पकमल दहल की सरकार चल रही थी, वो चल रही थी सीपीएन यूएमएल मतलब केपी शर्मा ओली के समर्थन से। लेकिन पिछले काफी दिनों से इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और फिर इस महीने की शुरुआत में केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ दिया था और उसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। तो अब नेपाल के संविधान के तहत उन्हें 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित करना था, पर वो ऐसा करने में असफल हो गए। तो फ्लोर टेस्ट के बाद सिर्फ 63 सांसद ही उनके पक्ष में आए, जबकि उन्हें सरकार बनाने के लिए जरूरत थी 275 में से कम 138 सांसदों की। तो अभी के हिसाब से नेपाली कांग्रेस के पास कुल मिला के 88 सीटें हैं। सीपीएन यूएमएल के पास 79 मतलब 79 सीटें हैं। सीपीएन माओइस्ट सेंटर के पास 32 सीटें हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पास 21 सीटें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ओपी शर्मा ओली के पास भी तो 138 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन नहीं था, फिर कैसे वो प्रधानमंत्री बन गए? तो उन्हें समर्थन मिला है नेपाली कांग्रेस से। जी हाँ, ओली और नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के बीच डील हुई है और इस डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि इनके बीच में सरकार चलाने के लिए 7 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट बना है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक पॉइंट संविधान में बदलावों को लेकर भी है, पर ये किस तरह के बदलाव होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो ये तो हो गई खबर। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। केपी शर्मा ओली को प्रो चाइनीज माना जाता है, क्योंकि इनका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि जब ये पिछली बार नेपाल के प्रधानमंत्री थे, शायद ये 2020 की बात है, तब नेपाल ने अपना एक आधिकारिक नक्शा भी जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के इलाके को नेपाल की सीमा में दिखाया गया था और इस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई थी और इस नक्शे को मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो अब अगर फिर से आपको इस तरह की खबरें सुनाई दें तो बिल्कुल भी चौंकिएगा मत, क्योंकि अब चीन का नेपाल में प्रभाव बढ़ जाएगा और ओपी शर्मा ओली चीन के कहने पर इस तरह की हरकतें फिर से कर सकते हैं। पर राहत की बात यह है कि इस सरकार में नेपाली कांग्रेस भी गठबंधन में है, जिसका कि भारत की तरफ झुकाव ज्यादा है। तो इसकी उम्मीद कम ही है कि ओपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ कुछ खास कर पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में पिछले 16 सालों में 13 सरकार बन चुकी है, जिससे ये पता चलता है कि वहां पर कितनी राजनीतिक अस्थिरता है। नेपाल के लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें सच में अपने देश को विकास के रास्ते पर जल्दी आगे ले जाना है तो उन्हें एक स्थिर सरकार अपने देश में बनानी ही पड़ेगी, जो कि विकास के साथ साथ भारत जैसे अपने पड़ोसी देश से, जिन्होंने हर मुश्किल समय में एक बड़े भाई की तरह हमेशा नेपाल की मदद की है, उनसे संबंध अच्छे रखे। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली खबर पर जल्द ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, जय हिंद।